Hello friends, welcome to Sunya IAS. Welcome to the Environment Revised through Multiple Choice Question course. आज हम चैप्टर 7 करने वाले हैं. चैप्टर 7 is related to environmental issues. इससे पहले आपने चैप्टर 1 to 6 कर लिए हैं. आप में से जो कोई पहली बार ये लेक्चर देख रहा है, प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट. यहाँ पे सारे जो लेक्चर्स हैं चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज्ड है आपके लिए. एंड जैसे मैंने आपको बताया है, हम इसमें एनवायरमेंट की जो बेस बुक है उससे रिलेटेड वी आर सॉल्विंग 400 क्वेश्चंस विच आर यूपीएससी स्टैंडर्ड. राइट, जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन को इफ वी आर सॉल्विंग इट इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, तो हमारा द नॉलेज एंड ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है. हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के टिप्स, वी ऑल्सो गेट टू नो अ लॉट ऑफ टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट ज्यादा देर दिमाग में रहता है. राइट, सो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके इस कोर्स में. एंड आप में से काफी लोगों ने सारे जो पिछले चैप्टर्स हैं उनको देखा भी है एंड यू हैव बीन बेनिफिटेड. तो उसी चीज को आगे शुरू करते हुए चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं. और चैप्टर 7 स्टार्ट करने से पहले आई एम जस्ट टेलिंग यू, इस पर्टिकुलर चैप्टर में देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो इन केस आप ये चैप्टर जब पहले पढ़ते होगे तो आपको लगता होगा बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप याद कैसे करोगे. सो दिस इज वेयर दिस सीरीज कम्स वेरी हैंडी, दैट ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट फैक्ट या आपके हर इंपॉर्टेंट स्टेट से रिलेटेड we have framed a question for you, so that when you see this discussion, that particular fact at least gets embedded in your brain. Right, तो ये basic objective है और हम start करते हैं. See, the first question is, consider the following states through which the Indian Himalayan region passes. अब ये जो question है, it has a mix of both environment and your basic geography. Right, तो जो इंडियन हिमालयन रीजन है, ऑफ कोर्स यू नो कि इट ऑक्यूपाइज द इनिशियल जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो ऑक्यूपाई करती है. एंड इट कवर्स 10 स्टेट्स एंटायरली, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा. और 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको वो पार्शियली कवर करती है, जो हैं असम और वेस्ट बंगाल. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एटलीस्ट इफ यू हैव अ मैप आपके सामने हैंडी, जस्ट सी दैट मैप सो दैट फटाक से आप रिकैप कर पाओ. तो इसीलिए, एंड ऑफ कोर्स यू नो कि हम हिमालयाज का एक्सटेंड राइट फ्रॉम द हायर हिमालयाज टू द मिडिल हिमालयाज टू द लोअर हिमालयाज किस तरह से रहता है. तो इस केस में यू ऑल्सो नो अरुणाचल प्रदेश यस, सिक्किम यस, मिजोरम यस, एंड त्रिपुरा ऑल्सो यस. सो द करेक्ट स्टेट जहां पे इससे हिमालयाज पास कर रहे हैं, इट्स ऑल द 4 1 2 3 4. तो जहां पे 10 states totally and 2 states partially, आप इसको मार्क कर सकते हो so that you can remember this. right, अब दूसरी चीज पूछी गई है यहाँ पे, अगेन जैसे मैंने आपको बोला स्टेट वाइज क्वेश्चन रहेंगे so that you remember all the important initiatives. फाइन, तो यहाँ पे अगेन बिफोर आंसरिंग पूछा गया which of the following is correct, और स्टेप्स पूछे गए हैं taken to preserve the Himalayan region. right, तो इसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं. So it says that Uttarakhand has made a law to prevent throwing or depositing non-biodegradable garbage in public drains or roads. Right? So actually, I'll just tell you if you want to like answer this question. ये statement या पूरा हमारी बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की. ठीक, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश has actually made a law to prevent throwing or depositing non-biodegradable garbage इन पब्लिक ड्रेन्स एंड रोड्स. राइट, और इसी से रिलेटेड एक एक्ट था 1995 में विच वाज पास्ड फॉर द सेम इफेक्ट. दूसरी बात क्या है, हिमाचल प्रदेश हैज डिसाइडेड टू बैन प्लास्टिक्स ऑल टुगेदर इन द इंटायर स्टेट सिंस 2009. दिस इज अ गुड स्टेप टू इंश्योर कोई भी प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं होता है. एंड देन द थर्ड स्टेटमेंट सेज कि सिक्किम हैज डिसाइडेड टू अलाउ द यूसेज ओनली ऑफ द प्लास्टिक्स. अब यहाँ पे भी दिस इज नॉट सिक्किम, दिस इज हिमाचल. तो आपको हिमाचल से रिलेटेड यू गॉट टू नो एटलीस्ट 3 डिफरेंट फैक्ट्स. राइट, पहली बात, एक लॉ बनाया है विच इज प्रिवेंटिंग द डिपोजिशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज. सेकेंड इज इट्स रिलेटेड टू बैनिंग द प्लास्टिक्स ऑल टुगेदर. और तीसरा, यूज ऑफ ओनली द प्लास्टिक्स जिसका माइक्रोन ग्रेटर है. अब एक आप बहुत बार न्यूज में पढ़ते होगे कि फॉर एग्जाम्पल 40 माइक्रोन से 50 माइक्रोन कर दिया, या फॉर एग्जांपल 70 माइक्रोन कर रहे हैं. तो ऐसा हम क्यों करते हैं, व्हाई आर वी डूइंग इट? इसका बेसिक जो मकसद होता है, इट्स जस्ट दैट जैसे ही इफ यू आर इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक,
तो कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर द प्लास्टिक इज गोइंग टू इंक्रीज, तो जो कंज्यूमर के पास आएगा फाइनली वो भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इफ द कॉस्ट ऑफ दीज बैग्स आर इंक्रीजिंग, दिस विल एक्ट एज अ डिसइंसेंटिव। अगर बहुत चीप है या फिर एकदम फ्री में मिल रहा है तो पीपल विल कीप ऑन बाइंग इट, विच इज वाई इसको द माइक्रॉन्स आर इंक्रीज्ड, राइट। तो ये मिनिमम थिकनेस यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो एक आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड you've gotten a lot of facts, राइट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और इस चैप्टर में मैंने आपको बोला कि जो मिशंस या इनिशिएटिव हैं दे आर बेसिकली स्टेट वाइज, सो वील ट्राई टू रिमेंबर देम। अब एक आया है सवाल मिशन बटरफ्लाई, ठीक, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा हो, या फिर इफ यू हैव नॉट रेड इट यू विल रीड इट हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। फाइन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमसे पूछा गया है कौन सा सवाल इनकरेक्ट है, राइट। तो मिशन बटरफ्लाई में से रिलेटेड हम चीजें एक बार देख भी लेते हैं। तो मिशन बटरफ्लाई इज बेसिकली इन उत्तराखंड, यहाँ पे अपने नैनी लेक, इफ एनीबडी हैज विजिटेड दिस या एटलीस्ट रेड अबाउट इट, तो नैनी लेक इन उत्तराखंड, यहाँ पे एटलीस्ट दिस इज अकेला एकमात्र सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का नैनीताल टाउन के लिए। तो यहाँ पे बिकॉज यू नो एटलीस्ट दीज बिकॉज ऑफ अभी विंटर जो वेकेशंस हैं, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो व्हाट हैपेंस दैट अ लॉट ऑफ अर्बन वेस्ट इज एक्चुअली पुट इनसाइड द लेक, जो उसकी वाटर क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। तो उसी को डील करने के लिए वी द साइंटिस्ट वांटेड टू हैव अ लाइक साइंटिफिक गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम, जिसको नाम दिया गया है मिशन बटरफ्लाई। तो दिस इज जो नैनीताल लेक जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उसके अंडर ये चीज आती है। और यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी स्वीपर्स हैं फॉर एग्जांपल दे विल एक मंथली चार्ज एक उनको मिलेगा, दे विल उससे दे विल कलेक्ट ऑल द वेस्ट एंड देन डायरेक्टली ट्रांसफर इट इनटू द कंपोस्ट जो पिट है। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। एंड द मिशन बटरफ्लाई पूछा गया हमसे, इट वॉज स्टार्टेड टू कंजर्व द एंडेंजर्ड बटरफ्लाई स्पीशीज, राइट। नाम से शायद आपको लगेगा, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट यू आर नाउ अवेयर, नैनी लेक है ये। तो दिस इज डिफरेंट, इट्स नॉट टू कंजर्व द बटरफ्लाई स्पीशीज, दिस स्टेटमेंट इज देन रॉन्ग। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द रेजिडेंट्स स्कूल एंड होटल ओनर्स हैव एक्सटेंडेड फुल कोऑपरेशन। अब आप ये भी मानो कि जब भी कुछ इस तरह का इन्वायरमेंटली एक्टिव या इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा, तो स्लोली एंड स्टेडीली स्कूल्स, होटल ओनर्स या रेजिडेंट्स दे गिव देयर कोऑपरेशन और दे एक्सटेंड देयर सपोर्ट, ठीक। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इज वन ओनली, बिकॉज मिशन बटरफ्लाई इज रिलेटेड टू नैनी लेक को बेटर करना है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, और इन वाले जो भी सवाल है, बिकॉज यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है इन्वॉल्व, तो आई विल टेल यू बेसिकली द आंसर एंड ऑल्सो क्यों वो सही है या गलत है, राइट। उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल सवाल आएगा तो मैं आपको अलग से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, असम हिल लैंड एंड इकोलॉजिकल साइट्स एक्ट ऑफ 2006, इसमें एम पूछा गया है इस एक्ट का, और इस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, इट सेज दैट इट एम्स टू प्रिवेंट इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ हिल्स एंड फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडीज इन अर्बन एरियाज, ये इसका एम है। तो दिस इज करेक्ट, यस इट इज एम टू प्रिवेंट इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ हिल्स एंड फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडीज। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कैन ब्रिंग एनी हिल अंडर इट्स परव्यू फॉर प्रोटेक्शन, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट ये था, जैसे फॉर एग्जांपल गुवाहाटी जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वहां पे बिकॉज ऑफ अर्बन एक तरह से अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड फिलिंग अप ऑफ वाटर, तो जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन बहुत तेजी से हो रहा था यहाँ हर जगह पे, इसीलिए ये पर्टिकुलर एक्ट आया है, राइट। तो ये एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द आंसर इज 1 and 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू मैनेज सॉलिड वेस्ट इन द हिमालयन रीजन, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिनसे हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। पहले क्या लिखा है, टेक्निक्स टू यूज वर्मी कंपोस्ट इन प्लेस ऑफ लैंड फिलिंग। देखो वर्मी कंपोस्ट आपको पता है, यूजेज ऑफ अर्थवॉर्म्स इन जनरल, जो कि बहुत तेजी से डिकम्पोज करते हैं मटेरियल को, और उससे सॉइल की फर्टिलिटी, जो एक तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन, बाकी सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। तो वह वर्मी कंपोस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप चाहे मेंस में देखोगे, प्रीलिम्स में वर्मी कंपोस्टिंग पे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग इसलिए मैं बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली राइट। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वेरिंग कंपोजिशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम हिल टाउन्स टू एक्सपेडिशन टॉप्स, ये भी सही चीज है। तो जो सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अगर आप किस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट हैं अगर उसको डॉक्यूमेंट भी कर ले रहे हैं, मे बी इट इज अ सॉलिड, लाइक फॉर एग्जांपल सॉलिड वेस्ट में ही जो भी टाइप्स हैं, तो दैट इज सर्टेनली गोइंग टू हेल्प, राइट। उसके साथ कोई भी अगर गाइडलाइंस हैं या कोई भी प्रिवेंटिव मैनेजमेंट स्टेप्स हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी हेल्पफुल टू मैनेज द सॉलिड वेस्ट। प्रिवेंटिव और जो मैनेजमेंट स्टेप मतलब जो जहां पे ओरिजिन हो रहा है वेस्ट, अगर आप उसको वहीं पे रोक पा रहे हो, सो दैट इज सर्टेनली गोइंग टू हेल्प यू। तो 1 एंड 2 तो एब्सोल्युटली सही है, ठीक। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, एक। दूसरा क्या है, एस्थेटिक नॉर्म्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एरियाज शुड बी एनफोर्स्ड। तो एक्चुअली ये दोनों स्टेटमेंट वैसे स्टैंड अलोन स्टेटमेंट सही हैं इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द हिमालयन रीजन, ठीक। पर यहां पे सवाल ने पूछा है आपको सॉलिड वेस्ट मैनेज करना है, सॉलिड वेस्ट के लिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट, वेरा स्टेटमेंट 2 फ्रैगमेंटेशन को बचाना है हैबिटेट की टूटने से, लाइक फ्रैगमेंट हैबिटेट को, राइट। और दूसरा क्या है, एस्थेटिक नॉर्म्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। ये जो दोनों चीजें हैं ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज को रेगुलेट करने की बात हो रही है। पहली दोनों चीजें वेस्ट एग्रीगेशन, तो आंसर करेक्ट पूछा है हमसे, तो इट हैज टू बी 1 एंड 2, राइट। तो ये इन केस आपने बुक भी देखी होगी अपनी या फिर इन योर बेसिक बुक, ये चीजें दोनों सेग्रीगेट अलग तरह से दी हुई हैं कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड व्हाट इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, राइट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल, दिस इज ऑल्सो पॉपुलर क्वेश्चन हो गया आपका, और इसमें वर्ड आप ध्यान से पढ़ो, सिक्किम की इको टूरिज्म पॉलिसी की बात करी गई है। तो आराम से देखिए सवाल को, लाइक बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। सिक्किम हैज पुट एन एनवायरमेंटल फीस एंड परमिट्स फॉर एंट्रीज इवन इन सम एनवायरमेंटल इनसेंसिटिव एरियाज। अच्छा, ओके। अब देखो जो भी फीस लगेगी या कोई भी इस तरह से इफ सम रिस्ट्रिक्शन हैज टू हैपन, कोई परमिट लग रही है या कोई एंट्री को रेगुलेट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप भी जानते हैं वो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया होगा ना। इनसेंसिटिव क्यों होगा, तो यहां पे बस छोटा वर्ड पे, इसलिए बी वेरी अलर्ट व्हेन यू रीड दीज थिंग्स, विच इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑल्दो अगर आप इन्वायरमेंटल फीस और परमिट्स की बात करोगे, सो दैट कॉन्सेप्ट इज फाइन। इको टूरिज्म होता ही क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने टूरिज्म के बारे में सबने सुना है, ठीक। अब मान लो आपके हिमालयन रीजन है या फिर जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जो रीजन्स है, वहां पे द बेसिक कंसर्न इज दैट जो इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट या माइग्रेंट्स हो रहा है, सो वो बैलेंस खराब कर दे रहा है टूरिज्म का। जैसे आपने यू हैव सीन अ लॉट ऑफ ग्लेशियल आउटबर्स्ट, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्लड्स या फिर फॉरेस्ट फायर्स, और इसमें देयर आर सम इंस्टेंसेस जहां पे अनप्लान्ड टूरिज्म की वजह से ये चीजें इंपैक्ट कर रही हैं। अब आपने सस्टेनेबल जैसे डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सुना है, सो यू नो इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट हैव टू गो हैंड इन हैंड। इसीलिए इको टूरिज्म है, मतलब टूरिज्म करेंगे, लाइक वी विल गेट द इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आउट ऑफ टूरिज्म, बट वी विल हैव टू डू इट इन एन इकोलॉजिकल या सस्टेनेबल मैनर, राइट। तो इससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट सेज दे हैव स्टार्टेड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन टूरिज्म रिलेटेड टू सर्विस इंडस्ट्रीज टू लोकल सिटीजन्स। ऑफ कोर्स अगर लोकल सिटीजन्स को अच्छे से ट्रेन करा जाएगा तो दे आर गोइंग टू हेल्प, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर लोकल सिटीजन्स हैं। इसीलिए कोई भी ऐसा इनिशिएटिव है, इफ इट इज कम्युनिटी ड्रिवन, तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। लोकल सिटीजन्स को आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, उनका रिजेंटमेंट इंक्रीज होगा, तो दे विल इट वो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन चला जाएगा, राइट। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। मोटो क्या है, सिक्किम द अल्टीमेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये भी सही है। तो करेक्ट पूछा गया, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया था, तो आंसर इज बी 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट आते हैं, यहां पे पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोड्स इन द हिमालयन रीजन, राइट। अब यहां पे अगेन ध्यान देखो, इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। और पहला स्टेटमेंट क्या है, रोड साइड ड्रेन्स शुड बी अवॉइडेड टू डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ मड स्लाइड्स, ठीक। तो एक तो हमसे ये पूछ रहा है कि रोड साइड ड्रेन्स कैसे हैं, राइट। और फिर क्या है, फॉल्ट जोन्स एंड हिस्टोरिकली लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स should be compulsorily aligned to reduce
द आफ्टर रिस्क। ठीक, ये एक स्टेटमेंट हो गया हमारा। और उसके बाद क्या दिया है, रिज अलाइनमेंट शुड बी प्रेफर्ड टू वैली अलाइनमेंट, राइट। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं यहां पे। अब देखो, अब आप जब सोचोगे स्टेटमेंट पे, इट इज सेइंग रोड साइड ड्रेन शुड बी अवॉइडेड। ऐसा क्यों होगा? ये तो इनफैक्ट होने चाहिए ना। अगर जो भी हिल रोड में अगर रोड साइड ड्रेन्स होंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू एटलीस्ट डिस्पोज द वेस्ट। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगर आप इसको लॉजिकली भी सोचो, अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपने अलग से बुक में नहीं पढ़ा है, जस्ट थिंक ऑफ इट लॉजिकली कि रोड साइड ड्रेन्स तो होने चाहिए ना। अगर होंगे इसीलिए तो लाइक यू विल बी एबल टू एटलीस्ट प्रिवेंट दीज मड स्लाइड्स, राइट। सेकंड स्टेटमेंट सेज fault zones and historically landslide prone zones should be compulsorily aligned to reduce the after risk। अब इसमें क्या है, देखो ये अवॉइड होने चाहिए जो फॉल्ट जोन्स हैं एंड जो हिस्टोरिकली जो लैंड प्रोन जोन्स है। मतलब सिंपल सी बात है, आपने अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, देखा होगा कि जो भी हिस्टोरिकली आपको पता है दीज आर द एरियाज जो टेक्टोनिकली सीस्मिकली एक्टिव है। तो यहां पे अगर कोई भी चीज होगी अलाइनमेंट रोड में, तो वो दैट वहां पे तो पक्का ही कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन अगर एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वहां रिस्क है बहुत ज्यादा एसोसिएटेड, राइट। तो क्यों कंपल्सरी करेंगे अलाइन? यहां पे तो अवॉइड करना चाहिए ना। ये बेसिक आप ये देखो ना, फॉल्ट जोन जहां पे हिस्टोरिकली लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, व्हाई वुड यू वांट टू बिल्ड अ रोड ऑन दीज रीजंस? आप अवॉइड करोगे इसको, राइट। स्टेटमेंट 2 इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड सेज रिज अलाइनमेंट शुड बी प्रेफर्ड टू वैली अलाइनमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि रिज अलाइनमेंट को प्रेफर करना चाहिए वैली अलाइनमेंट से। रिज जब बनेगी एटलीस्ट, तो रिज एटलीस्ट रिड्यूसेस योर रिस्क एंड इंप्रूव्स द नेविगेबिलिटी इन द हिमालयन रीजन्स। तो ऐसे जो सवाल हैं, आप बेसिक अगर आप कभी हिमालयन रीजन गए हो, नहीं भी गए हो, तो आप सोच सकते हो कि अच्छा इस तरह से अगर रोड्स बन रही है कैसे क्या होगा। जस्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और एज अ बेसिक प्लानर, तो आप ऐसा सवाल सॉल्व कर लोगे। इनकरेक्ट पूछा है हमसे, यहाँ पे आंसर इज 1 and 2। फाइन, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये अब आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सैंड माइनिंग रूल्स कर्नाटका से रिलेटेड। ठीक, अगेन हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एंड सैंड माइनिंग रूल्स इन जनरल, जो हमारी यूनिफॉर्म जो सैंड पॉलिसी है, तो वहां पे क्या हो गया, सैंड माइनिंग बिकॉज एज यू आर अवेयर इट्स अ थ्रेट, इट्स एन इकोलॉजिकल थ्रेट। और अगर कोई भी माइन, इफ समबडी इज माइनिंग सैंड फ्रॉम द वाटर, तो वहां पे इकोलॉजिकल जो पूरा डिस्टर्बेंस है, राइट फ्रॉम जो मरीन इकोसिस्टम और जो पूरा हैबिटेट है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए चीजें रोकी गई हैं। पहला स्टेटमेंट सेज इट डज नॉट अलाउ सैंड माइनिंग इन द कोस्टल जोन एरिया, बिल्कुल सही है, ये रोकता है। दूसरा क्या है, इट हैज बैंड मैकेनाइज्ड बोट्स फॉर सैंड माइनिंग इन द स्टेट सिंस 2011, ये भी बिल्कुल सही है, राइट। और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट सेज लक्ष्मण तीर्था रिवर फ्लोज थ्रू कर्नाटका, ठीक, विच इज हाईली अफेक्टेड बाय सैंड माइनिंग। तो ये भी स्टेटमेंट सही है दैट दिस रिवर इज इंपैक्टेड ऑफ कोर्स। तो दिस इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि जो भी रिवर यहां से पास करेगी। तो आंसर इसका हो गया 1, 2 and 3। अब कोई ये सोच सकता है अगेन, लाइक व्हाट आर द पॉसिबल मेजर्स इन विच वी कैन एटलीस्ट थिंक ऑफ सैंड माइनिंग एंड द रिलेटेड पार्ट्स, राइट। तो उससे रिलेटेड जब हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें वी कैन एटलीस्ट थिंक ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। सबसे पहली बात हो गई कि व्हेन वी टॉक अबाउट इट, वी विल एटलीस्ट टेल दैट द सैंड माइनिंग या उससे जो इंपैक्टेड रीजन्स हैं, तो वहां पे वील एटलीस्ट हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सैंड माइनिंग के, सो फॉर एग्जांपल इफ वी आर फोर्सिंग दैट, वो उससे होता क्या है, 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। सी, इन्वायरमेंटल जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो एटलीस्ट वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी दैट रिवर का जो कोर्स इज गेटिंग शिफ्टेड, दैट द कोर्स ऑफ द रिवर इट इज गोइंग टू चेंज एंड इट्स गोइंग टू गेट शिफ्टेड। उसके लिए यू ऑल्सो नीड अ बफर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रिवर जाएगी, तो सैंड माइनिंग का ये इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो जाता है, दैट इट डज नॉट हेल्प इन दैट सेंस, राइट। उसके बाद दूसरा सवाल क्या हो गया, अगर इलीगल जो ड्रेजिंग होगी एंड यू आर रॉबिंग द वाटर ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड सेडिमेंट्स, तो यहां से भी अ लॉट ऑफ बोथ मिनरल्स आर गेटिंग लॉस्ट एंड देन जो इकोलॉजिकल जो एक पूरा है ना कंडीशन है रिवर का, दैट इज गोइंग टू गेट इंपैक्टेड। सो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं सैंड माइनिंग के, दैट वी शुड एटलीस्ट कीप इन माइंड। सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मैन्युफैक्चर्ड सैंड और इज इट नोन एज एम सैंड।
So the first statement says that it is the most viable alternative of river sand, right? Second statement says that it is produced in a stone crushing plant, and the third statement says a river sand is comparatively of better quality than M sand. तो तीन statement है, right? And M sand in general, what does it mean? तो वो भी हम देख लेते हैं अभी. So see, सबसे एक viable alternative जो river sand का है, that is M sand, that is absolutely correct. ठीक. उसके बाद this is absolutely correct. हमसे पूछा गया है, we have to be very sure. It says which of the following statements is incorrect, right? अब कैसे बनता है? तो it is, the statement says it is actually जो stone crushing plant होता है वहां से ही M sand बन रहा है. तो stone crushing plant में you have a lot of stones and when you crush तो वहां से एटलीस्ट, और दोनों में डिफरेंस क्या? सी, द रिवर सैंड में द क्वालिटी ऑफ द सैंड विच यू गेट इज डिफरेंट. पहली बात, जो एम सैंड है, बिकॉज इट इज मैन्युफैक्चर्ड, तो होमोजेनस ज्यादा होगा व्हेन यू कंपेयर इट विद द रिवर सैंड, राइट? एंड देन व्हेन वी आल्सो टॉक ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये वैसे बनाया जा रहा है, तो एम सैंड इन दैट सेंस इज ऑल्सो चीपर, राइट? तो एक तो चीपर भी हो गया और उसकी क्वालिटी इज इवन मोर कंसिस्टेंट, राइट? तो पहला स्टेटमेंट सेज इट्स द मोस्ट वायबल ऑल्टरनेटिव ऑफ रिवर सैंड, विच इज करेक्ट. Second statement says that it is produced in a stone crushing plant, which is also correct. I just told you. And third statement, इसमें statement says which of the following is incorrect. क्या लिखा है? River sand is comparatively of a better quality. ये opposite है. M sand, पहली बात मैंने आपको बोला, it's more homogeneous, quality इसकी ज़्यादा consistent होती है, इसीलिए it's more better than the river sand, right? तो this is how तो incorrect पूछा है, तो of course our statement or the answer has to be 3 only, right? M sand in general, you would have at least heard of it in your current affairs, so this is important. Next आते हैं. Now sand mining से related एक और सवाल, which of the following related to mining have been exempted from environmental clearance? किसको exempt करा गया है? ठीक, हमसे ये पूछा गया है. तो पहली चीज, और देखो जब भी वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर सैंड माइनिंग या कोस्टल सैंड माइनिंग से रिलेटेड कोई भी लॉ आएगा तो इट कैन नॉट बी अ ब्लैंकेट लॉ. ऑफ कोर्स इट वुड हैव टू हैव सम एग्जम्पशंस फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल, राइट? तो यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एटलीस्ट द एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, तो यहाँ पे कैसे एग्जम्पशंस हो सकते हैं, दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो यहाँ पे एटलीस्ट देयर आर 5 एटलीस्ट कैटेगरीज और लाइक 5 एग्जेम्पशंस विच आर, जिसको प्रपोज किया जाता है, इनको एग्जेम्प्ट करा जाएगा. तो सबसे पहले जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्डिनरी क्ले बाय और हेरिडिटरी कुम्हार्स, जो पॉटर्स होते हैं, इनको एग्जेम्प्ट करने के लिए बोला है. दिस इज राइट. सेकेंड स्टेटमेंट सेज द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्डिनरी क्ले बाय अर्थन टाइल मेकर्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. द थर्ड स्टेटमेंट सेज रिमूवल ऑफ सैंड डिपॉजिटेड ऑन एग्रीकल्चरल फील्ड बाय फ्लड बाय जो ओनर फार्मर्स हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एंड डिसिल्टिंग ऑफ विलेज पॉन्ड्स. तो ये चारों चीजें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एग्जेम्प्टेड, राइट? और जैसे फॉर एग्जांपल जो भी जैसे डिसिल्टिंग ऑफ विलेज पॉन्ड्स है, तो दीज आर बेसिकली ऑफ कम्युनिटी वर्क्स. तो ऐसा कोई भी कम्युनिटी वर्क होगा, राइट? दिस कैन इंक्लूड विलेज पॉन्ड, विलेज टैंक, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रूरल वर्क्स, ठीक, बर्न्स, कोई भी एमजी नरेगा में कोई भी काम होगा, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस, राइट? So these are all the things which are exempted, and exemptions we should also know, क्योंकि एक तरह से ये सवाल बन सकता है यहाँ पे that we are asked about what are the important exemptions, right? तो next आते हैं. The next question is on palm oil. Palm oil, as you would have known, at least 2021 prelims में भी इससे related एक सवाल था which asked you about the palm. ठीक, और पाम ऑयल में बेसिकली अभी क्या पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज करेक्ट. सी, पाम ऑयल, पहला स्टेटमेंट सेज फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन मिक्स, राइट? अब देखो, ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कोई भी फैक्ट्स इन्वॉल्व है, इट इज सेइंग 50%, राइट? So you have to be very skeptical. Is it right? Is it wrong? 50% actually is a very large number. आप पूरे वर्ल्ड के वेजिटेबल ऑयल का मिक्स यूज सोच रहे हो. देखो, पाम ऑयल इन जनरल इट इज लाइक वो काफी एक मेजर ग्लोबल सोर्स है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ लाइक इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, यूसेज भी लाइक इट्स वेरी वर्सेटाइल, यील्ड एंड इट हैज अ लोअर कॉस्ट. इसीलिए दिस इज इंपॉर्टेंट. बट
इट्स नॉट मोर देन 50, इट्स एक्चुअली 33%। आप 1/3 भी सोच सकते हो, लाइक ऑलमोस्ट आप ऐसे याद कर सकते हो। अब इसमें पाम ऑयल में आपने दिस थिंग, आपने करंट अफेयर्स में पिछले साल या 1-2 साल में 100% पढ़ा होगा दैट इंडोनेशिया एंड मलेशिया कंट्रीब्यूट मोर देन 85%, इट्स ऑल अराउंड 87%। यहां क्या लिखा है? मोर देन 80%, डेफिनेटली करेक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल, बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या लिखा है? ओरिजिन ऑफ डेट पाम इज वेरी मिस्टीरियस एंड इट्स नॉट नोन टू द जनरल पब्लिक। तो ये तो ऑफ कोर्स दिस कुड लाइक दिस इज ट्रू कि यहाँ पे देर इज सम एटलीस्ट कंफ्यूजन इनटू हाउ इट हैज ओरिजिनेटेड, और पब्लिक डोमेन में कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है इसका, क्योंकि स्पेकुलेशन ये भी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि डेट पाम ने लाइक वाज ओरिजिनेटेड इन मेसोपोटामिया व्हिच मींस ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स अगो, राइट? एंड वहां पे एक तरह से इट वाज अ स्टेपल फूड, दिस इज आल्सो करेक्ट। एंड बाकी आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू डेट पाम, देखो इसके फूड बेस्ड एप्लीकेशंस भी हैं। जब भी कोई ऐसा है ना लाइक थिंग, तो इट हैज फूड बेस्ड एंड इट आल्सो हैज नॉन फूड बेस्ड एप्लीकेशंस, राइट? फूड बेस्ड में लाइक यू नो कि कुकिंग ऑयल हो गया, बाकी लाइक फॉर एग्जांपल वनस्पति वेजिटेबल घी, इट इज आल्सो अ सब्स्टिट्यूट फॉर बटर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड नॉन फूड में लाइक फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक, टॉयलेटरीज, सोप्स, डिटर्जेंट, तो यहाँ पे भी पाम ऑयल यूज हो जाता है, विच इज वाई बिकॉज इट्स यूज ग्लोबली यूज होता है, बहुत वाइड वेराइटीज में यूज होता है, तो इसीलिए इट इट हैज इट्स सेलियंस, राइट? नेक्स्ट सवाल पे हम जाते हैं। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज सेइंग ऑयल पाम डेवलपमेंट प्रोग्राम पूछा है इंडिया में। ऑयल पाम अभी पिछला सवाल देखा इन जनरल, तो दिस इज इन जनरल एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पहला सवाल में दिस इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, आपसे पूछा गया कौन से ईयर में ये लॉन्च हुआ है एंड अंडर विच लाइक टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। तो देखो द फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, सॉरी सेकंड पार्ट, कि ऑयल पाम डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो इट इज लॉन्च्ड अंडर टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, फाइन। बट ये बहुत पहले लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ आपका 1991-92, जो कि आप बीओपी से याद कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। दूसरी चीज क्या है कि यहां पे इट सेज oil palm cultivation in 12 states including Assam and Tripura support. This is correct. So the question is asking you which of the following statements is correct? It's B only, right? ये आपका सही हो गया। अब यहाँ पे इन जनरल गवर्नमेंट ने बहुत ऐसी सब्सिडीज बनाई हैं ऑयल पाम ग्रोअर्स के लिए, प्लांटिंग के लिए, पंप के लिए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स के लिए, पार्शियल जो भी कंपनसेशन मिलेगा इन सारी चीजों के लिए। सो लाइक दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस, सो दिस इज फाइन। और इस तरह के इफ द गवर्नमेंट इज गिविंग सच इंसेंटिव्स, तो डेफिनेटली एक जो बूस्ट है नॉट ओनली फॉर इंडियाज इंटरनल मार्केट बट जो ग्लोबल मार्केट के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट? एक और सवाल, एक स्टेटमेंट है ऑन राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल ऑयल, ठीक? अब इसमें पूछा गया है कि पहली बात ये कब मतलब व्हेन वाज इट, हमसे अगेन लेट्स सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज सेइंग इट वाज एस्टैब्लिश्ड, ईयर भी दिया है और क्या इसका जो काम है, दोनों चीजें मेंशन्ड है हमारे लिए। देन इट इज सेइंग क्या ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? एंड देन इट इज सेइंग ऑल द स्टेक होल्डर्स हैव टू साइन कमिटमेंट टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बेसिक स्टेटमेंट है जो आप सोच भी सकते हो क्या हो सकता है, इट इज एक्चुअली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको ट्रांसपेरेंसी के लिए कमिटमेंट एक साइन करना पड़ता है। इनफैक्ट ऐसे 8 प्रिंसिपल्स हैं आरपीएसओ। आरपीएसओ इज बेसिकली राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल ऑयल, राइट? तो जब भी राउंड टेबल होती है, यू ऑल्सो नो देयर इज अ राउंड टेबल ऑफ नोबल लॉरिएट्स या एक्टर्स। तो राउंड टेबल पे एक बेसिकली डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन में बात होती है बाकी लाइक प्रोड्यूसर्स से, या इस पर्टिकुलर केस में तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक? इट इज मेंबरशिप बेस्ड। यहां पे जो पाम जो ग्रो कर रहे हैं, जो इस प्रोसेस के पार्ट है लोग, राइट? और जो भी यहां पे ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स, एनजीओ सब लोग हैं। सो ये बेसिकली कंट्री वाला नहीं है स्टेटमेंट कि ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वैसे नहीं है। एक बेसिकली राउंड टेबल थी जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स केम जो सामने आए और उन्होंने ये बात रखी सामने, ठीक? तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इस चीज से रिलेटेड, फाइन। नाउ द सेकेंड थिंग इज जो हमें इसके साथ एक तरह से डिस्कस कर लेनी है
कि इट वाज एस्टैब्लिश, ईयर दिया है हम लोग को और पूछा गया है टू रैम्प अप द प्रोडक्शन पाम, राइट। तो इसमें हुआ क्या, ईयर भी सही है और एस्टैब्लिशमेंट, द फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, बट टू रैम्प नहीं करने के लिए, रैम्प अप नहीं करना, रैम्प अप मींस टू बेसिकली इंक्रीज द प्रोडक्शन, पर यहां पे क्या हुआ, इट वाज लॉन्च टू यूज सस्टेनेबल पाम ऑयल, ठीक। तो जब से एक सस्टेनेबल तरह से पाम ऑयल यूज होगा एंड इट इज यूज्ड फॉर पीपल, प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी, आपने इस तरह का वेन डायग्राम देखा होगा, लाइक यहाँ पे पीपल, प्लैनेट और प्रोस्पेरिटी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके लिए सस्टेनेबल ऑयल लिखा है। तो दिस वाज नॉट जस्ट अ रेगुलर प्रोडक्शन मीटिंग, राइट। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, देन इसका 20 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो गया इट इज 3 ओनली, राइट। तो आप समझ गए, जो राउंड टेबल हुई थी सस्टेनेबल ऑयल में, तो आप इस तरह के कॉन्सेप्ट यू कैन डेफिनेटली राइट इन योर GS3 पेपर, इन योर मेंस, अगर आपको लाइक कि इस तरह का मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इनफैक्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या बाकी जगहों पे भी आप सिमिलर कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हो, राइट, टू एटलीस्ट मेक अ बेटर सेंस ऑफ दीज थिंग्स। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट सवाल में, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, दिस हैज बीन इन न्यूज, आपने करंट अफेयर्स में शायद पढ़ा होगा इस चीज को। तो अभी पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि इट इज अ टैग नेम गिवन टू अ कंडीशन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड रैपिड लॉस ऑफ बीज कॉलोनीज अडल्ट पॉपुलेशन, ठीक। तो पहली बात तो आपको नाम से पता होना चाहिए कि कॉलोनी कोलैप्स अगर डिसऑर्डर आपने जैसे ही पढ़ा तो यू शुड थिंक ऑफ बीज, ठीक। जैसे आप बीज सोचोगे तब तो एटलीस्ट समथिंग वो आप सही से उसको एटलीस्ट सोच पाओगे, राइट। और उसमें द सेकंड स्टेटमेंट सेज दीज टाइप्स ऑफ कॉलोनीज आर डिवॉइड ऑफ हनी या पॉलन रिजर्व्स, राइट। तो देखो यहां पे क्या होता है, जो भी जैसे लिखा ना पहले स्टेटमेंट, तो पहले से फिनोमेना को देख लेते हैं कि यहाँ पे एकदम से जो कॉलोनी में वर्कर बीज होती हैं वो एकदम से लाइक चले जाते हैं, और कुछ डेड बीज और यहाँ पे दे आर फाउंड, राइट। और जो क्वीन है या ब्रूड जो यंग है दे हैव रिमेन्ड, और कॉलोनीज में काफी ढेर सारा उसके बाद भी हनी और पॉलन रिजर्व्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब है ना अनएक्सप्लेन्ड होता है ये लॉस, मतलब आप वैसे सोचोगे यहाँ पे ये सब चीजें हनी और पॉलन नहीं मिलेगा, पर दिस इज नॉट ट्रू। यहाँ पे दिस इज फाउंड इन अबंडेंस, ये काफी ढेर सारा मिलता है, इवन दो दैट देयर इज एन अनएक्सप्लेन्ड रैपिड लॉस ऑफ जो बीज की कॉलोनी हो जाती है, राइट। इसीलिए इसको कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहते हैं। और जो बीज की पॉपुलेशन एक तरह से डिक्रीज हो रही है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस डिसीजेस, चेंजिंग इन द रेनफॉल और परहैप्स द सीजनल पैटर्न्स, राइट, ये हो सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। अब इसमें सिम्टम्स क्या है, जैसे आप पूछ सकते हो दैट व्हाट इज द हाउ, ये पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे कोई भी अडल्ट बी नहीं होती है, एक तो ये चीज, राइट। और दूसरा यहाँ पे इनका ब्रूड जो है दैट इज कैप्ड, ये एक हमें चीज याद रहनी चाहिए, इट इज कैप्ड। और यहाँ पे जो वर्कर बीज हैं वो इस कॉलोनी पे जब भी बाहर जाते हैं वो यहाँ वापस लौट के नहीं आ पाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स फॉर कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, राइट। तो आप समझ गए बेसिकली यहाँ पे रैपिड लॉस होता है ऑफ बीज कॉलोनीज, अडल्ट पॉपुलेशन का बहुत तेज रैपिड लॉस हो रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है, अबंडेंट होते हैं हनी और पॉलन, एंड वन ऑफ द रीजंस इज जो इनका ब्रूड है दैट इज कैप्ड। सो दैट इज द बेसिक ओवरऑल मैकेनिज्म जिससे हम एक बार ये समझ सकते हैं ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट। So the answer to this is statement 1 and 3 is correct, right? Next सवाल पे हम आ जाते हैं। So it says that it is regarding neonicotinoids. उससे related अपने को they've asked us 4 statements. The first statement says it is a new class of insecticide which is chemically related to nicotine. Okay. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, निकोटीन से रिलेटेड है। नियोनिकोटिनॉइड्स, नियो आप वर्ड जानते हो, नियो मींस समथिंग विच इज न्यू, राइट। तो पहला स्टेटमेंट इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग द एटिमोलॉजी, इस वर्ड की एटिमोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट सेज लाइक निकोटीन द नियोनिकोटिनॉइड्स एक्ट ऑन सर्टेन काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स इन द नर्व साइनैप्स। तो देखो जब भी यू नो दैट निकोटीन इन जनरल जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है या इन जनरल इट्स इम्पैक्ट इज वेल नोन, राइट। तो यहाँ पे इट एक्ट्स ऑन द सर्टेन काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स इन द नर्व साइनैप्स, दिस इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। देन एंड देखो नियो जो निकोटिनाइड्स होते हैं इसका काफी टॉक्सिक इंपैक्ट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल जो भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर इंसेक्ट्स या मैमल्स,
तो उनका काफी ज्यादा टॉक्सिक इम्पैक्ट भी होता है इन चीजों से, विच इज वाई अगर वो नर्व साइनेप्स या बाकी जगह पे एक तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, सो इट कैन ऑल्सो लीड टू पैरालिसिस और इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। तो इसीलिए ये चीज काफी ज्यादा है ना पेस्ट कंट्रोल में यूज करी जाती है कि जो नियोनिकोटिनाइड इंसेक्टिसाइड्स हैं वो पेस्ट कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वो क्यों होते हैं? सबसे पहली बात, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, राइट? तो जो भी आपकी पेस्ट हैं जो ये सब चीजें फैलाएंगे, तो इफ यू यूज दीज इंसेक्टिसाइड्स, तो वो पेस्ट को दे आर गोइंग टू डायरेक्टली किल देम, राइट? दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। एंड द अदर थिंग इज, तो ये आप समझ गए। आप देखो स्टेटमेंट फिर से देखते हैं। स्टेटमेंट 1 पहले ही बता दिया था, दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 3 में क्या लिखा है? इट इज मच मोर टॉक्सिक टू इनवर्टिब्रेट्स देन दे आर टू मैमल्स। दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि बेसिकली इंसेक्टिसाइड से ही लाइक यू आर टारगेटिंग द इंसेक्ट्स, तो इफ दे आर टॉक्सिक तो इट इज हेल्पफुल एटलीस्ट फॉर किलिंग दोज पेस्ट्स। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 4 पे आते हैं। इट इज सेइंग वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स इज दैट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। मैंने अभी आपको बताया these are basically soluble in water and which is why they are very at least helpful। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द आंसर इज स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 बी। ठीक, आप नियोनिकोटिनॉइड्स, आप बेसिकली और इंसेक्टिसाइड्स और कैसे आप रिलेटेड टू निकोटीन एंड हाउ इज द ओवरऑल केमिस्ट्री आपको मैंने बता दिया, राइट? नाउ अनदर क्वेश्चन, इट इज सेइंग द इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन बर्ड्स, राइट? तो इस चैप्टर में ऐसे काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं विच आई थिंक यू वुड बी इंटरेस्टेड टू नो, राइट? तो जो सबसे पहला सवाल है, सो इट सेज द बर्ड्स एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, एंड यहां पे पूछा गया अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? अब देखो क्या लिखा है, बर्ड्स एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन बिकॉज द सरफेस एरिया इज रिलेटिवली स्मॉलर देन देयर बॉडी वेट। नाउ जस्ट रिकॉल, हमने बात करी थी जब हम पोलर बियर या बाकी एनिमल्स की बात कर रहे थे इन जनरल, इफ यू रिमेंबर दैट, तो हमने बात करी थी, देखो अगर सरफेस एरिया जब अगर ज्यादा है या कम हो रहा है, तो हाउ डज इट इम्पैक्ट द बॉडीज रेडिएशन एंड हीट लॉस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो प्लीज गो बैक एंड चेक द प्रीवियस लेक्चर विच आई हैड टेकन। यहां पे क्या है, बर्ड्स एब्जॉर्ब करते हैं, इट इज सेइंग मोर रेडिएशन, बट द रीजनिंग इज डिफरेंट। द सरफेस एरिया जो है which refers to relatively smaller, नहीं, it is larger. The surface area of birds is relatively larger than their body weight, इसीलिए वो ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक? दूसरा क्या है, the fluid content in the body of the birds is less due to small body weight, so it gets heated up very fast. Now fluid content बिल्कुल सही बात है, काफी कम होता है उनका, तो उनका बॉडी वेट भी कम है, we also know that, so ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। And third statement says magnetic field from the towers disturbs birds navigation skills। now this is absolutely true, क्योंकि जब birds electromagnetic जो rays हैं उनसे exposed होते हैं, so what happens कि उनका navigation is affected और वो disorient हो जाते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लाई करने लग जाएंगे। इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा जो सेल फोन का जो टावर्स हैं, तो ये उनका रेडिएशन इफेक्ट्स द बीज एंड द बर्ड्स, राइट? सो दिस इज व्हाट इज ट्रू। तो मैग्नेटिक फील्ड सर्टेनली उनके नेविगेशन को इंपैक्ट करती है, ठीक? अब अगर ये स्टेटमेंट होता इट डज नॉट इंपैक्ट, तो ये गलत हो जाता। यहां पे लिखा है इट डिस्टर्ब्स द नेविगेशन, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट। आपको मैंने बता दिया स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग बिकॉज वहां पे लॉजिक वाज ट्विस्टेड, इट्स एक्चुअली द ऑपोजिट, राइट? अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इट इज सेइंग द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमंस। अभी हमने बर्ड्स पे देखा, नाउ वी आर गोइंग टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड दिस ऑन द ह्यूमंस, राइट? अब यहां पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज मे कॉज थर्मल इफेक्ट्स थ्रू सेल्युलर एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बींग्स ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो यहां पे काफी लंबा स्टेटमेंट है आपके लिए कि थर्मल इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, कैसे? सेल्यूलर चेंज कर सकते हैं सेल में, या साइकोलॉजिकल, राइट? जो कि बेसिकली ब्रेन केमिस्ट्री को हैम्पर करेगा, विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर हॉर्मोन्स या फिर राइट सम एटलीस्ट द रेगुलेटर्स। तो साइकोलॉजिकल और सेल्यूलर चेंजेस आ जाएंगे, बट इज इट हैपनिंग ड्यू टू इंफ्रारेड रेडिएशंस? एक्चुअली ये गलत है। जो रेडिएशन है ये यहां पे है माइक्रोवेव रेडिएशन, ठीक? और हम लोगों ने इससे पहले अल्फा बीटा गामा
जो पूरी रेज है, इनफैक्ट आई थिंक दिस वी कवर्ड इट आइदर इन द 4th चैप्टर, मोस्ट प्रोबब्ली इन द 4th चैप्टर में इसको कवर किया हुआ है। ठीक, तो वो अलग, दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन, वो कौन सी चीज स्किन को पेनिट्रेट कर रही है, सेल को पेनिट्रेट कर रही है, आई होप आप रिकॉल कर पा रहे हो। और सेकेंड स्टेटमेंट सेज, देखो अब यहां पे दो चीजें, पहला कह रहा है थर्मल इफेक्ट्स, दूसरी चीज है इट कैन ऑल्सो कॉज नॉन थर्मल इफेक्ट्स विच प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट हीटिंग एंड आर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम एंड अदर आयंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक, तो ये भी चीज बिल्कुल सही है कि नॉन थर्मल इफेक्ट्स होंगे। ठीक, और एक और चीज है, जो आपका ये वॉट एवर एक्सपोजर इज हैपनिंग, तो उस एक्सपोजर से जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन, कॉग्निटिव, मेंटल डेवलपमेंट, उसको भी इंपैक्ट कर सकता है, राइट। एंड जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिहेवियर, साइनेप्सिस, रेगुलेशन, ऑल दीज थिंग्स कैन बी इंपैक्टेड। ओके, सो दीज आर एटलीस्ट सम थिंग्स व्हिच वी शुड नो। अब लास्ट में क्या लिखा है कि द करंट एक्सपोजर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ओनली ऑन द थर्मल इफेक्ट्स। नाउ दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि सिर्फ थर्मल इफेक्ट्स की वजह से जो एक्सपोजर स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन करे गए हैं। तो बेसिकली एटलीस्ट फ्यूचर स्टडीज में देयर इज अ नीड, जो नॉन थर्मल इफेक्ट्स है उसको भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में इंक्लूड करना चाहिए। सो स्टेटमेंट 2 and 3 is right. Our answer then becomes B, right? तो एटलीस्ट इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन बर्ड्स, ह्यूमंस, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। अब एक और सवाल है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्रीज। ठीक, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे यू हैव, आपको पता है जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट्स कैसे हैं, ट्रीज कैसे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली वन इज डूइंग अ जेनेटिक मॉडिफिकेशन टू एटलीस्ट हैव द डिजायर्ड ट्रेट्स, या तो आपको डिजायर्ड ट्रेट चाहिए या फिर यू वांट टू गेट रिड ऑफ सम प्रॉब्लम। लाइक फॉर एग्जांपल अगर बीटी कॉटन है, तो जो एक आपका जो बॉल वॉर्म जो पेस्ट है उसको डील करने के लिए यू हैव हैड एटलीस्ट जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया हमने कॉटन को। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द फर्स्ट फील्ड ट्रायल्स ऑफ जीई ट्रीज वर स्टार्टेड इन यूएस इन 1988। अगेन अ वेरी फैक्चुअल स्टेटमेंट। तो यहां पे एक्चुअली क्या है, इट वाज स्टार्टेड इन बेल्जियम। ईयर बिल्कुल सही है 1988, बट यहां पे द कंट्री इज रॉन्ग। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो यू नो बाय एलिमिनेशन आंसर इज 2 and 3। तो पर एक बार 2 and 3 स्टेटमेंट्स को भी एक बार देख लेते हैं, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग for genetically engineered trees is proper. So see, it is saying in 2002 China established commercial GE poplar trees plantation as a strategy to address deforestation. ठीक, अब deforestation को address करने के लिए बहुत ऐसी strategies हैं, right? या desertification, इन सब के लिए इनफैक्ट आपने most probably in the current affairs I'll also cover with you the Great Green Wall Initiative. In case आपको पता है इसके बारे में, so please mention it in the comments. यहाँ पे जी जो पोपलार ट्रीज हैं उनको प्लांट करे गए थे, दिस वाज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ चाइना, और उससे उसने काफी हेक्टेयर्स को एटलीस्ट इट वाज एबल टू, वहां पे अच्छा खासा फॉरेस्ट इट वाज एबल टू ग्रो। नेक्स्ट स्टेटमेंट, यूनाइटेड नेशंस हैज अप्रूव्ड प्लांटेशन ऑफ जी ट्रीज एज कार्बन सिंक्स अंडर क्योटो प्रोटोकॉल्स क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब देखो यहां पे दो तीन कॉन्सेप्ट है। पहली बात, कार्बन सिंक्स क्या है, कार्बन सोर्स क्या होते हैं, तो वी विल कवर दिस इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। बेसिकली कार्बन सिंक्स क्या है, अगर कोई भी चीज विच इज एबल टू मिटिगेट या सीक्वेस्टर कार्बन, जैसे आप कोई भी चीज इफ यू आर हीटिंग मे बी अ फ्यूल, तो उसमें कुछ कार्बन रिलीज होता है, तो अगर वही कार्बन कैप्चर हो जा रहा है तो वो कार्बन सिंक होता है। वो लाइक ट्रीज आर अ वेरी गुड कार्बन सिंक्स। दूसरी चीज क्योटो प्रोटोकॉल, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये सारी चीजें हम आगे जब हम यूएन कन्वेंशन, रियो कन्वेंशन को डिटेल में पढ़ेंगे, UNFCCC, ये सारी चीजें तो उसमें कवर करेंगे। बट फॉर आवर करंट अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यूएन ने अप्रूव किया था अंडर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जहां पे आप बेसिकली यू आर ट्रेडिंग ऑफ सम CO2 विच इज रिलीज्ड एंड सम CO2 विच इज अब्सॉर्ब्ड, जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। तो आई थिंक जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्रीज वी हैव डन। नाउ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, हम बात कर रहे हैं डॉल्फिन कैप्टिविटी की। ठीक, अब डॉल्फिन कैप्टिविटी अगेन इट इज आस्किंग अस इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू, कैन यू टेल मी विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? आई एम क्यूरियस टू नो दैट। तो अब स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज सेड डॉल्फिन कैप्टिविटी, डॉल्फिन कैप्टिविटी मतलब डॉल्फिन को एक तरह से आप एज अ कैप्टिव या उसको बंदी बना के आपने जस्ट एज अ प्रिजनर और ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दैट आपने उसको यू हैव जस्ट
you have held it. It is banned by the Ministry of Environment in India. कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इसको बैन किया है. ठीक, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट, द राइट्स इंक्लूड नॉट टू बी कैप्चर्ड, कन्फाइंड, किल्ड इन एनी कंटेनमेंट. दिस इज ऑल्सो ट्रू कि अगर कहीं पे भी जो कैप्टिव्स हैं तो उसकी जो इंक्लूड जो वट एवर द राइट्स आर, राइट. तो ये सब इसलिए करते हैं कि कोई भी एनिमल पे कोई भी क्रूएलिटी नहीं हो. एंड सेड एनिमल्स आर ऑल्सो गिवन अ बेसिक राइट टू लाइफ. इनफैक्ट अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, so at least these things are included, that the rights included need not to be captured, confined and killed in any containment, right. उसके बाद USA has already made laws to ban the dolphin captivity. Now this is true. In fact, not only US, United Kingdom, Chile and maybe Brazil, और भी जो countries हैं, they have made at least laws यहाँ पे just to ensure that these things do not happen. तो हमसे पूछा गया which of the following is incorrect. यहाँ पे actually all the three statements are correct, right? So the answer has to be none of these. Now sharks पे सवाल आया. In fact, sharks and Shark Tank are very popular in India. So the statement says they have been included in Schedule 1. So actually देखो, अगर कोई भी highest form of protection दिया जाता है in Wildlife Protection Act, there are 6 different schedules. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. तो द हाईएस्ट प्रोटेक्शन इज गिवन इन शेड्यूल 1. तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग क्योंकि आप इसको, दिस इज नॉट शेड्यूल 2. इनफैक्ट शेड्यूल 2 में इट हैज अ लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, और शेड्यूल 1 में जब भी हम किसी भी एनिमल को डालते हैं तो द गोल इज टू, जो भी कोई इलीगल हंटिंग, पोचिंग, ये सारी चीजें उसको स्टॉप करने के लिए, सो दैट वी गिव इट द मैक्सिमम प्रोटेक्शन पॉसिबल थ्रू अ लीगल रूट. ठीक, तो एक्ट सही मेंशन है, शेड्यूल गलत है. दिस इज व्हाई द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऐसे 6 शेड्यूल होते हैं. एंड यूपीएससी हैज बीन आस्किंग अस कौन से शेड्यूल में कौन सा एनिमल है, या कोई भी शेड्यूल में एनिमल डालने के लिए व्हाट आर द प्रोविजंस एंड प्रोटेक्शन. सो वी विल कवर इट व्हेन वी कवर दिस एक्ट, राइट. ये स्टेटमेंट गलत हो गया. दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एनी पोजेशन ऑफ शार्क फिन्स दैट आर नॉट नेचुरली अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द शार्क will amount to hunting. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. और ये सब ये इसलिए करा गया है कि अगर शार्क फिन किसी के पास मिल रहे हैं जो नेचुरली अटैच नहीं है, इट मींस इलीगल हंटिंग हुई है उस पर्टिकुलर एनिमल की, या पोचिंग हुई है. सो टू प्रोटेक्ट द शार्क्स और एटलीस्ट द एनवायरमेंट या मरीन एनवायरमेंट, सो दीज थिंग्स आर डन. थर्ड स्टेटमेंट सेज देयर इज अ हाई डिमांड ऑफ शार्क फिन्स इन द शार्क फिन सूप इंडस्ट्री. दिस इज वेरी ट्रू. जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है, इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट आया है कि कोई भी शार्क फिन मिलती है विच इज नॉट नेचुरली अटैच टू द बॉडी ऑफ अ शार्क, वो हंटिंग होगी. एंड दिस इज व्हाई इट इज अगेन पुट इन शेड्यूल 1. सो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं, राइट. वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं. इट इज अ शेड्यूल 1 स्पीशीज, राइट. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आपको पता चल गया इसके बारे में. तो आंसर हियर इज B and 3, statement B, right? Sand mining पे we have done a lot of questions. यहाँ पे एक और सवाल, इनफैक्ट इस तरह के सवाल UPSC had asked in 2018. क्या पूछा गया हमसे? Which of the following is an environmental consequence due to sand mining? Which of these? पहला क्या? Forcing the river to change its course. ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस तरह से रिवर चेंज कोर्स करेगी अपना. दूसरा क्या है? Depletion of ground water table. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स आप इस तरह से इफ यू आर डूइंग इट तो वाटर टेबल इज गोइंग टू बी डिप्लीटेड. ऑफ कोर्स 1 and 2 हैज टू बी देयर. देन डिक्रीज्ड रिवर इरोजन. इसको एक बार आप सोचो, अगर हम इस तरह से इन्वायरमेंटली अनफ्रेंडली एक्टिविटीज करेंगे, सो डोंट यू थिंक द रिवर इरोजन शुड इंक्रीज, राइट. तो डिक्रीज कैसे होगा? तो डिक्रीज तो नहीं होना चाहिए. आप डिक्रीज हटाओ यहां से, राइट. तो यहां पे होना चाहिए इंक्रीज्ड रिवर इरोजन एंड ऑल्सो देयर इज अ लॉस ऑफ हिडन वाटर. ठीक, तो ये सारी चीजें, देयर इज अ लॉ, एटलीस्ट जो हिडन वाटर है बेसिकली इट मींस जो आपकी टेक्निकली जो ग्राउंड जो टेबल है वो भी डिग्रेड हो रही है, लाइक इट इज गेटिंग रॉब्ड. एंड देन पूरी तरह से योर अ लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट व्हेन यू आर एटलीस्ट जो इलीगल ड्रेजिंग चल रही है सैंड की,
सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, वाटर इरोजन इंक्रीज हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो यहां पे द आंसर इज 1, 2 एंड 4, राइट। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एक बार हम फटाक से रिकैप कर लेते हैं, विच वी ऑलवेज डू इन अवर लेक्चर। सो सी, सबसे पहले हमने देखा इंडियन हिमालयन रीजन कौन सी स्टेट से पास करती है। देन वी अंडरस्टूड कि हिमालयन रीजन को प्रिजर्व करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। देन मिशन बटरफ्लाई विच वाज रिलेटेड टू द नैनी लेक इन उत्तराखंड। देन वी लर्नड अबाउट असम हिल लैंड एंड इकोलॉजिकल साइट्स एक्ट, राइट। उसके बाद हमने देखा कि सॉलिड वेस्ट को हिमालयन रीजन में कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर सिक्किम की इको टूरिज्म पॉलिसी, इको टूरिज्म होती क्या है। उसके बाद हमने देखा रोड्स जो बन रही है हिमालयन रीजन में, तो वो कैसे अच्छे से बन सकती हैं, हाउ कैन वी सेव डिजास्टर्स फ्रॉम देयर। देन सैंड माइनिंग वाले रूल्स देखे हमने कर्नाटका पे। मैन्युफैक्चर्ड सैंड के बारे में देखा। देन माइनिंग को क्यों, जो किन एक्टिविटी से एग्जेम्प्ट करना चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जिसके लिए नहीं चाहिए। देन वी ऑल्सो लर्न अबाउट पाम ऑयल। देन राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल ऑयल, ऑयल पाम डेवलपमेंट प्रोग्राम, colonic collapse disorder which is related to your bees, then neonicotinoids, then impact of radiation on birds, radiation on humans, genetically engineered trees, dolphin captivity, sharks, and then what are the environmental consequences। तो हमने ऐसे बहुत ढेर सारे टॉपिक्स देखे एक पर्टिकुलर चैप्टर में। सो आई होप आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से फॉलो कर पाए हो, एंड दिस इज जस्ट इन कंटिन्यूएशन विद अवर कोर्स। सो वी एट सून्य IAS वी वांट टू एड योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो उसी के रिगार्डिंग एक 3000 MCQs का कोर्स निकाला है। तो आपने जैसे फिलॉसफी देखी ली है इस पर्टिकुलर कोर्स की, वी आर सॉल्विंग ऑल द बेस्ट पॉसिबल UPSC स्टैंडर्ड क्वेश्चंस विद यू। और जैसे आपने नोटिस किया होगा, व्हेन आप जब ये सॉल्व क्वेश्चंस हमारे साथ कर रहे हो, तो यू आर ऑल्सो गेनिंग एंड लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड, जो कि आप अलग से बुक पढ़ते शायद आप इतने अच्छे से नहीं तैयार कर पाते, राइट। सो आई होप आप यू आर बीइंग बेनिफिटेड बाय दिस सीरीज एंड यू आर गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट डे बाय डे। So with that said, I will take your leave and I'll see you in chapter number 8. Thank you and bye.